हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर, आपका फिजिक्स टीचर। और बच्चों, आज हम शुरू करेंगे यूपी बोर्ड या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कक्षा 10 विज्ञान का एक पार्ट है आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो फिजिक्स आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 के बच्चों के लिए। आज हम फिजिक्स की वीडियो बनाएंगे। और बच्चों, हमारा यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पर ही डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में हम चीजें सीखेंगे। तो चलते हैं बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमारा जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारा चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले, इसके बारे में सीखने से पहले, आज मैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ बताना चाहूंगा। वैसे तो जनरली शायद आप लोग ये जानते भी होंगे कि 9th और 10th यानी 9वीं और कक्षा 10 इस लेवल पर हम एक कंबाइंड सब्जेक्ट पढ़ते हैं विज्ञान के रूप में। तो यहाँ अगर हम बेसिकली देखें विज्ञान के, आप यहाँ 3 ब्रांच हैं, यानी कक्षा 10 के विज्ञान में आप 3 चीजें पढ़ते हैं। फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, इसे हम हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। एक हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, इसे हिंदी में हम बच्चों बोलते हैं रसायन विज्ञान। और एक है बच्चों आपका बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। तो इन तीनों में मैं जो आपको बच्चों पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा जो पार्ट है फिजिक्स वाला पार्ट, ये फिजिक्स वाला पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हम ये शुरू करेंगे। इससे पहले बच्चों, यहाँ पे ये एक वर्ड है विज्ञान। हो सकता है आपको इसका मतलब पता हो, लेकिन एक बार हम फिर से ये देखते हैं कि आखिर विज्ञान है क्या। 9th क्लास में हमने पढ़ा है, हम 6th 7th 8th क्लास में हम लगातार पढ़ते आते हैं। तो थोड़ा हम देखें कि विज्ञान क्या है। तो बच्चों, अगर हम विज्ञान को थोड़ा सा डिफाइन करें तो यहां इसमें आप ये देखेंगे, अगर विज्ञान की परिभाषा की बात की जाती है तो विज्ञान की परिभाषा है बच्चों कि किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं आपका, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान। यानी ये 3 वर्ड हैं कि किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जनरली अगर हम इसे देखें तो विज्ञान आपका वैसे ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, वि धन ज्ञान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों विशेष प्रकार की जानकारी, यानी किसी भी विषय की आपको विशेष जानकारी ही विज्ञान है। अगर आप
किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक स्पेशल नॉलेज आप रखते हैं, आपको एक विशेष जानकारी है, तो आप क्या कहेंगे? उसे विज्ञान कहेंगे। इसी में क्योंकि अब विज्ञान का एक पार्ट हम पढ़ाएंगे फिजिक्स का, तो थोड़ा अगर हम वहां भी देखें कि भौतिक विज्ञान क्या है, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो थोड़ा सा बस इंट्रो टाइप हम इसे भी थोड़ा देख लें। फिजिक्स क्या है बच्चों? ये जो फिजिक्स शब्द है, ये इंग्लिश वर्ड आपका, फिजिक्स इंग्लिश वर्ड है, और इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो है भौतिक विज्ञान। क्या है बच्चों? भौतिक विज्ञान। ये वर्ड लिया कहां से गया है? एक वर्ड होता है फ्यूसिस, ये फिजिक्स शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, और इस फ्यूसिस का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है नेचर। क्या होता है? नेचर, जिसे हम कहते हैं प्रकृति। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकृति। यानी कि फिजिक्स क्या है? अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स क्या है, आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आप इसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विज्ञान की वह शाखा, आप इसे बता सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति अथवा प्राकृतिक प्रदत्त घटनाओं के अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। प्राकृतिक चीजें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक चीजें कैसे? कि भाई अगर कोई फल है वो पेड़ से टूट करके गिरा, तो जाहिर सी बात है नॉर्मली फल टूटेगा तो नीचे ही गिरेगा, लेकिन ये नीचे क्यों गिरा, इस चीज के बारे में हमें बताता है फिजिक्स। ये चीजें हम भौतिक विज्ञान में पढ़ पाते हैं कि अगर फल टूटेगा तो वो नीचे की तरफ ही क्यों आएगा। हम सभी ने गुरुत्वाकर्षण का, हम छोटी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं, एक गुरुत्वाकर्षण की वजह से, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो उस फल पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, जिसकी वजह से वो फल टूट करके नीचे गिरेगा। तो यानी हमें एक चीज क्लियर हो गया कि इस प्रकृति में ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, इन प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने के पीछे अगर हम जाते हैं तो उस चीज का ज्ञान हमें भौतिक विज्ञान कराता है। यानी फिजिक्स के नियमों से ही हम यह सीख पाते हैं कि ये अमुक घटना क्यों हो रही है, ठीक है, इसका रीजन क्या है। तो आगे हम चलते हैं, ज्यादा टाइम ना लेकर के अपने चैप्टर की तरफ हम अब चलते हैं। तो चैप्टर का जो नाम हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो यहाँ सबसे पहला एक टॉपिक आता है प्रकाश। अगर हम ये देखें कि जो वर्ड है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में हम लाइट पढ़ते हैं, ये है क्या? सबसे पहले इस प्रकाश के बारे में थोड़ा भाई जान ले कि प्रकाश क्या है। तो बच्चों प्रकाश क्या है? अगर आप प्रकाश देखें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है भाई? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हम अपने चारों तरफ स्थित वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? ये हमारे अंदर देखने की जो शक्ति है, जो सेंसेशन है साइटनेस का, देखने की जो शक्ति है, उसको क्या करती है? संचरित करती है। यानी कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। क्योंकि जनरली अगर हम देखें भाई, एक कंसेप्ट अगर हम रखें कि हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन बिना प्रकाश के, बिना प्रकाश के हम नहीं देख सकते, आंखों से भी हम नहीं देख सकते। क्योंकि जब डार्कनेस होती है, अंधकार होता है, तब भी हमारे पास आंखें होती हैं, लेकिन हम चीजों को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमें चीजों को देखने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ऊर्जा क्या है बच्चों? वो है प्रकाश। यानी कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपने चारों तरफ की चीजों को देख पाते हैं। तो आप इसे बता सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम अपने चारों ओर की चारों ओर स्थित
वस्तुओं को देख पाते हैं, देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। अभी अगर मैं ये कहूं कि हम ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड देख पा रहे हैं तो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि जब इस इलेक्ट्रिकल बोर्ड से हमारी प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती हैं तो हमें ये बोर्ड दिखाई देगा। या फिर कोई भी चीज है, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना पर आती हैं तो हमें वो चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो अभी जनरली आप एक चीज समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब अगर आप इसकी थोड़ी विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी विशेषताएं वैसे हम पिछली क्लास में यानी 9th क्लास में हम ये चीजें डिस्कस भी कर चुके होंगे। 8th क्लास में छोटा सा एक टॉपिक इसका आता है। तो प्रकाश की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो क्या, अगर आप देखें कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चलता है। इसका एक एग्जाम्पल है कक्षा 8 में। अगर आप देखें कि हम एक मेज पे अगर हम एक कैंडल लेते हैं और इसको अगर हम जलाएं कैंडल को यहां, और इसके आगे अगर आप एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं तो इसमें अगर इसके बिल्कुल सामने यहां एक होल करते हैं तो आपको ये प्रकाश क्या है दिखाई देगा। अगर आप यहां से देखते हैं तो ये आपको क्या होगा दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इस कार्डबोर्ड की पोजीशन चेंज करते हैं जिससे ये हॉल थोड़ा ऊपर अगर चला जाए, ऐसे अगर आप ये मान लें कि अगर ये हॉल ऊपर आ जाए तो फिर आपको ये लाइट दिखाई नहीं देगी। तो इससे क्या प्रूफ होता है? एक चीज प्रूफ हो जाती है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, अगर आप देखें तो प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में क्या होती है। अगर हम निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है बच्चों 3 मल्टीप्लाई 10⁸ यानी 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि प्रकाश की किरण 1 सेकंड में 3 गुणा 10⁸ मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। किसमें? निर्वात में। अगर प्रकाश किरण किसी माध्यम में है तो वहां पे उसकी चाल बदल जाएगी। ठीक है, तो एक तो आप ये देखें कि प्रकाश क्या है भाई, एक सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा, अगर आप यहां देखें कि आपकी जो प्रकाश किरण है किसी माध्यम में जाएगी तो इसकी चाल बदल जाएगी। यानी प्रकाश की चाल माध्यम बदलने पर बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप देखें। फोर्थ पॉइंट आप ऐसा भी देख सकते हैं कि अब जब किसी वस्तु से या किसी पदार्थ से प्रकाश किरण परावर्तित होकर के हमारी आंख की रेटिना पर आती है तो वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। आगे अगर हम अब इसमें देखें तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे वो है प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम उसे देखेंगे। आज पहला हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि अब हमें प्रकाश के बारे में पता चल गया है। तो यहां अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन में क्या है कि यदि प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर, अगर हमारे पास एक पॉलिश्ड सरफेस है, कोई चिकना तल है और उस चिकने तल पर अगर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद यानी जैसे वो प्रकाश किरण उस चिकने तल पर आपतित होगी वो लौट करके वापस उसी माध्यम में चली जाएगी जिस माध्यम से वो आई है। कैसे बच्चों? अगर आप इसे ऐसे समझे कि ये हमारे पास क्या है, एक चिकना तल है, हाईली पॉलिश सरफेस है, जैसे आपका मिरर। शीशा देखते हैं ना घरों में, चेहरा देखने के लिए जो हम यूज करते हैं मिरर, तो मिरर क्या है? एक चिकना तल है। ठीक है, तो इस चिकने तल पर ये क्या है आपका चिकना तल, और इस चिकने तल को हम
ये आपका प्रकाशिक तल भी हम इसको बोल देते हैं कि चिकना तल है, इसको हम प्रकाशिक तल भी बोलते हैं। अब इस चिकने तल पर अगर आपकी कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, ये प्रकाश किरण क्या हुई, आपतित होती है इस चिकने तल पर, तो अगर यहां से आप एक लंब इस पे डालते हैं, जिसको हम ये कहते हैं अभिलंब, क्या बोलते हैं बच्चों, अभिलंब। अगर आपने इस चिकने तल पर, ये जो आपका चिकना तल है जिसको हम प्रकाशिक तल भी बोलते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, प्रकाशिक तल भी बोल सकते हैं, प्रकाशिक तल। तो इस चिकने तल पर ये आपकी जो प्रकाश की किरण है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों, आपतित किरण। अगर ये आपतित किरण अभिलंब के साथ एक एंगल बनाती है आई, जिसको हम कहते हैं आपतन कोण, तो जितने कोण पर प्रकाश की किरण आई है उतने ही कोण पर अगर ये वापस लौट जाए उसी सेम माध्यम में, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये हो गया हमारा एंगल आर। तो यहां पे ये जो एंगल आई है इसको तो हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं बच्चों, आपतन कोण। और ये जो आर है इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, परावर्तन कोण। तो जनरली क्या है, आप इसे अगर डिफाइन करें तो कैसे बता सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, या फिर आप सिंपली इसे और भी हल्का ये डिफाइन इसे आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन वह घटना है जिसमें कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। यानी अगर कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आकर के टकराती है और परावर्तित होकर उसी माध्यम में सेम कोण पर लौट जाती है, ये थोड़ा आपको लग रहा है दिखने में बड़ा, लेकिन ये कोण क्या होगा, सेम। इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित परावर्तित किरण, इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके बेसिक से दो नियम हैं बच्चों, कौन कौन से हैं। अगर आप इनके नियमों की बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, तो अगर हम नियम की बात करें तो नियम आप देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट नियम, जो पहला नियम है, इसका फर्स्ट नियम कहता है कि भाई आपतित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये इसका एक पहला नियम है बच्चों। क्या है इसका पहला नियम, क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम इसका क्या है कि हमारा ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण, ये हमेशा बराबर होगा इसके परावर्तन कोण के। किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के जी। ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण जिस माध्यम से आपतित हो और लौट करके अगर उसी माध्यम में वापस चली जाए, परावर्तित हो जाए, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण हमेशा बराबर होगा परावर्तन कोण के। अब यहां पे अगर आप देखते हैं, इसी बिहाफ पे आप ये भी कह सकते हैं कि परावर्तन आपका दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, एक तो होता है आपका रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर और
इरेगुलर। वो क्या होता है अगर हम उसे देखें, अगर आपका ये जो तल है वो चिकना है तो इसमें क्या होगा कि अगर आपकी प्रकाश किरण जितने एंगल से आ रही है वापस सेम एंगल पर लौट जाएगी, यानी एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक है, जितने कोण पे आएगी उतने पे लौट जाएगी। तो इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर ये सरफेस इस टाइप से चिकना ना हो करके खुरदरा हो तो फिर भाई आपका आपतन कोण और जो आपका परावर्तन कोण है वो बराबर नहीं होगा। फिर तो आपका मान के चलो प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है, ये अगर आपका लंब है तो हो सकता है वो ऐसे चली जाए, ऐसे आके ऐसे भी जा सकती है, यानी फिर ये इस टाइप के परावर्तन को हम कहते हैं इरेगुलर। क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर आप प्रकार देखते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार का है तो बच्चों परावर्तन है आपका दो प्रकार का, एक तो रेगुलर और एक इरेगुलर, ठीक है। इसके साथ एक छोटी सी चीज और हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये आज थोड़ा हम रखेंगे वीडियो अपनी, लेकिन इसमें एक चीज और हम डिस्कस करेंगे। 9th क्लास में आप वैसे बच्चों पढ़ चुके होंगे कि दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। दीप्त और अदीप्त अगर आप ही नहीं पता है तो इसका भी थोड़ा सा हम इसकी हिंट ले रहे हैं यहाँ पे। दीप्त वस्तुएं और एक है आपका अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं। तो बच्चों दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनमें अपना खुद का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश हो, खुद की लाइट हो, उनको हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं। जैसे हमारा बल्ब है, ठीक है, हमारा सूर्य है, ये दीप्त में आता है, मोमबत्ती है, ये सारी चीजें आती हैं दीप्त वस्तुओं में। जितने भी तारे हैं वो तारे किस में आएंगे? दीप्त वस्तुओं में आएंगे। और अदीप्त में कौन आएंगे? जिन वस्तुओं में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो आती है बच्चों अदीप्त में। तो अदीप्त में एक तो हमारा चंद्रमा आता है, ठीक है। इसको देख करके बड़ा ये कंफ्यूजन, हम छोटे छोटे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये लाइट चंद्रमा की है। जब पूर्णिमासी के दिन फुल मून होता है, पूरा चंद्रमा पूर्णिमा के दिन निकलता है तो हम ये सोचते हैं कि चंद्रमा चमक रहा है, लेकिन बच्चों ये सिर्फ तारों के प्रकाश के परावर्तन से हमें चमकदार दिखाई देता है। चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ठीक है। तो चंद्रमा क्या है? आपका अदीप्त वस्तुएं हैं। आप इसे थोड़ा ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप एक मिरर लें चेहरा देखने वाला और उसे आप सूर्य की तरफ देखें तो एक अंधेरे कमरे में भी उसका प्रकाश चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कमरा थोड़ी ना जगमगा रहा है, वो सूर्य के प्रकाश से और उस मिरर से परावर्तन के बाद वो हमें चमकदार दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही ये जो हमारा चंद्रमा है ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकदार दिखाई देता है, जबकि ये आता है अदीप्त वस्तुओं में। तो अदीप्त वस्तुएं जिनमें अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, इसमें आपकी चंद्रमा है, कुर्सी, मेज, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपकी अदीप्त वस्तुओं में आएंगी। यानी कि उन वस्तुओं को छोड़ करके जिनमें अपने स्वयं का प्रकाश होता है, बाकी सभी किस में आती हैं? अदीप्त में आती हैं। इसी के आधार पर हम माध्यम को भी डिफाइन करते हैं कि प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं। प्रकाशिक माध्यम है आपका जैसे पारभासी है, यानी पारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है, और पारभासी इस टाइप से, यानी कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि जिनके आर पार आप आसानी से देख लें, जैसे ग्लास है तो ये पारदर्शी हैं। वो माध्यम जिनमें प्रकाश किरण उसको पार ही ना कर पाए वो अपारदर्शी हैं। जैसे दीवार है, दीवार के आर पार आपका प्रकाश नहीं जा सकता तो दीवार क्या हो गई? आपकी अपारदर्शी माध्यम हो गया। और कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जिनमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। जैसे अगर आप पेपर लें, उसको अगर ऐसे ऑयल आप सर में ऐसे रब करें तो ऑयल लगा हुआ पेपर होगा, जो आपके फिल्टर पेपर टाइप होते हैं, या जो हम ड्राइंग शीट बनाने के लिए हम जो पेपर यूज करते हैं ड्राइंग पेपर, ठीक है। तो वो कैसे हैं आपके? वो हैं आपके पारभासी।
यानी जिनमें धुंधला धुंधला कुछ दिखाई दे, ठीक है, ब्लर हो थोड़ा, तो उनको हम कहते हैं पारभासी। ये छोटे छोटे टर्म हैं कि बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूं कि ये शायद नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इनका थोड़ा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रकाश चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इन चीजों के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अगर मैं बोर्ड परीक्षा की बात करूं तो उसके बिहाफ पे तो आज का हमारा जो टॉपिक ये था कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये टॉपिक हमारा बोर्ड के लिए परीक्षाओं के अगर हम देखें परीक्षाओं के लिए ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन हमारे आते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो बच्चों ये आप किसी भी बुक से अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। बेसिकली आपको अगर समझ में अच्छा आ जाए तो आप नोट्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत के तो पॉसिबल कुछ है ही नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा बच्चों एक चीज और है, अगर मैं आपको ये और मैं बताना चाहूंगा कि बेटा परिस्थिति कभी अनुकूल नहीं होती। अगर आप ये सोचें कि जब परिस्थिति अनुकूल होंगी तब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, तब हम पढ़ेंगे, तो बच्चों याद करो परिस्थिति कभी अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनानी पड़ती है। यानी कि हमको स्थिति बनानी पड़ती है। कोई बच्चा कहे कि नहीं जब पढ़ने का माहौल होगा तब हम पढ़ पाएंगे, तो भाई वो कभी नहीं होगा बेटा, वो तो बच्चों आपको बनाना पड़ेगा। परिस्थिति को, ये जो परिस्थिति है वो कभी अनुकूल नहीं होती है, हमें तो स्थिति बनानी पड़ती है पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी मेहनत करेंगे कुछ भी नहीं है, आराम से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो बोर्ड के पर्पज से आज हमारे सिर्फ ये दो टॉपिक थे कि प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम। आप ये नोट्स मेंशन कर लेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी चैप्टर को लेकर के वो हम बनाएंगे स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये आज समझ में आया होगा, कुछ चीजें आपने सीखी होंगी, जैसे विज्ञान की परिभाषा है, फिजिक्स क्या होती है, इन चीजों के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में गोलीय दर्पण के साथ। धन्यवाद बच्चों।